Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. We have often heard students saying that मैम क्वांट DILR तो बहुत ही मैनेजेबल रहता है या हमें इम्प्रूवमेंट्स दिखते हैं बट VARC में 99 परसेंटाइल टारगेट करना स्लाइटली इंटिमिडेटिंग टास्क है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट व्हाट आर द पॉइंटर्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड टू इंश्योर दैट you can reach towards 99 percentile in actual CAT exam. Let's get started. My name is Juhi Narula. So the first important suggestion which I always give to my students is to focus more on reading comprehension. देखिए अगर आप थोड़ा सा इंटेलिजेंटली बाकी सारे क्वेश्चंस और वर्बल एबिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे, आप पैरा जम्बल्स देखोगे, पैरा समरी देखोगे या जो नया एडिशन हुआ है सेंटेंस कंप्लीशन, आप देखोगे ये सारे क्वेश्चंस फंडामेंटली यही टेस्ट करते हैं कि आपको कॉन्टेक्स्ट क्लैरिटी कितनी है. तो जितना आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेंगे उतना आपको एडवांटेज मिलेगी in the questions of verbal ability. So we usually say that focus more on reading comprehension. Of course, there is one clear reason for that is that you get 16 questions coming out. So majority of the questions are driven from reading comprehension. But not only this aspect, you will see that the more you become better with reasoning, with interpretation, your accuracy and performance in the VA questions will automatically improve. My next suggestion would be that students actually get overwhelmed when they talk about vocabulary building. मैंने ऐसा कई बार देखा है कि स्टूडेंट्स लिस्ट लेकर वर्ड्स को क्रैम करने की कोशिश करते हैं, बहुत एफर्ट डालते हैं वोकैबुलरी में. पर अगर आप कुछ पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो आप ये रियलाइज़ करोगे कि डायरेक्ट वोकैबुलरी के क्वेश्चंस तो आ ही नहीं रहे. वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट समझना इम्पॉर्टेंट है. तो आप यहाँ पर ये देखिए कि जब भी कोई नया वर्ड आता है क्या आपको कॉन्टेक्स्ट से उस वर्ड की क्लैरिटी मिल रही है. अगर मिल रही है तो डेफिनेटली आप उस पैसेज को अटेम्प्ट कर सकते हो और वो वर्ड आपके लिए कोई हिंड्रेंस की तरह काम नहीं करेगा. सो प्लीज डोंट पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन वोकैबुलरी इम्प्रूवमेंट बिकॉज दिस पर्टिकुलर प्रोसेस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट. ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास बहुत कम टाइम बचा है तो आप बहुत सारे वर्ड्स अगर एक दिन में क्रैम करने की कोशिश करेंगे तो आप अपना टारगेट अचीव कर जाएंगे. वोकैबुलरी बिल्डिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. तो ऐसा नहीं कह रही कि बिल्कुल एफर्ट मत दीजिए, बट एक बहुत ही ज़्यादा एफर्ट ओरिएंटेड एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, राइट. माई नेक्स्ट सजेशन वुड डेफिनेटली बी कि जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज अटेम्प्ट करते हो तो आपको गोल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. मतलब हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा गोल क्या है. अब स्टूडेंट्स गोल कई बार ये बना लेते हैं अपने दिमाग में कि इफ़ आई एम रीडिंग अ पैसेज मुझे एक एक पॉइंट को अब्जॉर्ब कर लेना है. भाई इतना तो आप कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास एग्जाम का स्ट्रेस है. द क्लॉक इज टिकिंग, राइट. अब आप कोई भी टेक्स्ट जो लाइफ में पहली बार इनकाउंटर कर रहे हो वो भी अंडर द प्रेशर ऑफ टाइम, अंडर द स्ट्रेस ऑफ टाइम, ये कैसे पॉसिबल है कि आप उसको पहली गो में पहली रीड में अब्जॉर्ब कर लो. गो बैक टू योर स्कूल डेज जहाँ पर हम हिस्ट्री सोशल साइंस के पेपर्स लिखते थे तो हम कितनी बार एक आंसर को रिवाइज करके जाते थे और उसमें भी ऐसा होता था, एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा होता था कि अगर मैं 10 सेंटेंसेस 10 पॉइंट्स याद करके गई तो मुझे एग्जाम में केवल 6, 7, 8 याद रहते थे. तो ये बड़ा ही अनरियलिस्टिक सा गोल है जो आप अपने आप पे बांध लेते हो, डाल देते हो. तो आप इतने प्रेशराइज फील करते हो एग्जाम में जब आप पेपर बिगिन करते हो. तो अपना गोल क्लियर रखो. वेन एवर वी आर डीलिंग विद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हमारे 3 मेजर गोल्स होने चाहिए. पहला कि भाई मेरा फोकस लूज ना हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर पैसेज पढ़ते पढ़ते आप डिस्ट्रैक्ट हो गए या आप एक ही सेंटेंस को बार बार पढ़ रहे हो तो फिर आप कभी भी अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं ला पाओगे. VARC सेक्शन में एक अच्छा स्कोर नहीं आएगा. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट माई फोकस शुड रिमेन इंटैक्ट. Second important thing is that all the questions which are based on the general understanding of the text. तो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट मतलब वो वाले क्वेश्चंस जो पूरे पैसेज पे डील करते हैं, यानी कि प्राइमरी पर्पस, मेन आइडिया, टोन, स्ट्रक्चर, पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे क्वेश्चंस आप आंसर कर सको विदाउट रिविजिटिंग द टेक्स्ट. क्योंकि अगर इन क्वेश्चंस के लिए आप रिविजिट करने लग गए टेक्स्ट को मतलब आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट वापस पढ़ना पड़ेगा, जो एक क्राइम है, जो एक सिन है, आप बिल्कुल ही कमिट नहीं कर सकते, राइट. तो हमारा पहला गोल हो गया कि मेरा फोकस इंटैक्ट रहे. दूसरा, जो भी क्वेश्चंस हैं जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट पे बेस्ड हैं उनको मैं आंसर कर सकूं विदाउट रिविजिटिंग द टेक्स्ट, राइट. और थर्ड इंपॉर्टेंट गोल कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए
स्पेसिफिक क्वेश्चन मतलब ऑथर ने किसी ड्रॉबैक की बात करी तो क्यों करी, राइट? क्या कोई सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन से आप क्या इन्फर कर सकते हो, या फिर आपसे ऐसा पूछ लिया कि सेकंड पैराग्राफ में ऑथर ने किसी थ्योरी की लिमिटेशंस की बात करी है, कौन सी लिमिटेशन की बात करी है, कौन सी लिमिटेशन की बात नहीं करी, वेयर यू आर रिट्रीविंग द डेटा, वेयर यू आर फेचिंग द इंफॉर्मेशन. फॉर सच स्पेसिफिक क्वेश्चंस वी विल गो बैक, राइट? आप जितना ज़्यादा ये प्रेशर लेके चलेंगे ना कि मुझे तो वापस टेक्स्ट में जाना ही नहीं है, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ को डिफिकल्ट कर रहे हैं. तो ट्राई टू सिंप्लीफाई द गेम. Focus that, for specific questions I will go back, but I should know where to go back, right? तो ये कैच यहाँ पर है, स्टूडेंट्स कई बार वापस जाते ही नहीं है, और अगर जाते हैं वापस तो भटकते हैं. वो देखते हैं किधर थी ये इन्फॉर्मेशन, हाँ ऐसा कुछ सिमिलर सा पढ़ा तो था, तो वहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, चॉइसेस क्लोज होती हैं और आप करेक्ट आंसर तक नहीं पहुँच पाते. तो जब भी आप पैसेज रीड कर रहे हैं, ये 3 गोल्स को बिल्कुल क्लियरली अपने दिमाग में एस्टैब्लिश कर लीजिए कि पहला, मेरा फोकस नहीं लूज होना चाहिए. दूसरा, जनरल क्वेश्चंस आई शुड बी एबल टू आंसर विदाउट रिविजिटिंग द टेक्स्ट. एंड फॉर द थर्ड वन, इफ देयर इज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन आई विल गो बैक, बट आई शुड नो वेयर टू गो बैक, राइट? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज अ मेजर प्रॉब्लम दैट एक्चुअली लीड्स टू द कंफ्यूजन बिटवीन 2 आंसर चॉइसेस. ये बड़ा एक कॉमन सा प्रॉब्लम है कि मैम हमने 2 चॉइसेस तो एलिमिनेट कर दी, हम 2 में फंस गए थे और फिर हम इनकरेक्ट आंसर चॉइस मार्क कराते हैं. मैम हर बार ऐसा ही होता है, क्या करें? तो देखिए, ये आप इसलिए ये प्रॉब्लम को इनकाउंटर करते हो क्योंकि आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कई बार इम्प्रॉपर रह जाती है. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट द क्वेश्चन एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द पैसेज एंड द आंसर choices. अब आपने ये एक पर्सनल प्रॉब्लम इनकाउंटर करी होगी कि आप बहुत स्ट्रगल करते हो पैसेज को समझने में, मल्टीपल टाइम्स भी रीड करते हो, कई बार बोर्डम भी होता है, आपको मोनोटोनस भी लगता है, तो भी आप अपने आप को पुश करते हो. सो यू रियली स्ट्रगल अ लॉट विद द पैसेज, एंड स्टूडेंट्स डू स्ट्रगल अ लॉट विद द आंसर चॉइसेस ऑल्सो. बार बार देखते हैं, फिर कंफ्यूज होते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करें. पर इस पूरे प्रोसेस में जो आप मिस कर जाते हो वो होता है क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग. तो क्वेश्चन एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द पैराग्राफ एंड द आंसर चॉइसेस. तो अगर आपकी क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग इम्प्रॉपर है, आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है. आप सपोज करिए व्हाट का आंसर ढूंढ रहे हैं और आप कंफ्यूज हो गए 2 आंसर चॉइसेस में. एक आपको व्हाट का आंसर देती है, एक वाई का आंसर देती है. तो आपको तो दोनों आंसर चॉइसेस करेक्ट लग रही हैं, आप कह रहे हैं मैम दोनों ही पैसेजेस के बेसिस पे करेक्ट है, तो फिर अब हम क्या करें? तो आपको ये करना है, आपको क्वेश्चन पे जाना है और आपको देखना है कि भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. अगर क्वेश्चन व्हाट को आंसर करने के लिए पूछ रहा है तो मैं बी पिक कर दूंगी. इन केस प्राइमरी पर्पस का क्वेश्चन है तो फिर मैं सी आंसर को चॉइस को पिक करूंगी. So this sort of concept clarity is very important. ये कैसे आएगी? जब आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है. सो प्लीज स्टार्ट इन्वेस्टिंग मोर टाइम. मोर टाइम का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि 1 मिनट लगा दो, आप 5 से 10 सेकेंड लगाते हो, वहां पर आप अनदर 10 सेकेंड्स इन्वेस्ट कर दोगे तो आप देखोगे कि आपको आंसर चॉइसेस को डील करने में बहुत ईज मिलेगी, राइट? माई नेक्स्ट सजेशन वुड बी कि जितना हो सके प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करिए. इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, जिसको मैं POE बोलती हूँ. प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कहता है कि भाई तुम्हारे पास 4 आंसर चॉइसेस हैं, उसमें 3 तो डेफिनेटली इनकरेक्ट हैं, तो तुम अपने आप को ऐसे श्योर करो कि ये चॉइसेस इनकरेक्ट क्यों हैं. So you keep on eliminating the incorrect answer choices. Whatever remains shall serve as the right answer. अब देखिए क्या होता है कि हम, क्योंकि क्वांट में हम कैलकुलेशंस करते हैं या अब तक जो भी हम अपनी जूनियर क्लासेस में सीख कर आते हैं, हमारा फोकस सिलेक्शन पे ज़्यादा रहता है. अब इसको आप ऐसे समझिए कि अगर मैं आपको एक मैथ्स का सिंपल सा क्वेश्चन दूं, आपको कहूं कि 7 into 3 को मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है और ये सवाल मैंने 10 बच्चों को दिया तो सबका एक ही आंसर निकलेगा 21. पर अगर मैं आपको एक RC का पैसेज दे दूं और कहूं कि अब इस पैसेज का मुझे समरी लिख कर दे दो, या मुझे मेन आइडिया बता दो, या प्राइमरी पर्पस बता दो, सो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू अग्री दैट इफ वी हैव 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास वी विल हैव 10 डिफरेंट वेज इन विच आंसर इज प्रेजेंटेड. तो यूनिकनेस कई बार, या इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आपको नहीं दिखेगी इन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस और रादर इन द VARC सेक्शन. तो हम स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि इंस्टेड ऑफ कन्विंसिंग योरसेल्फ कि ये चॉइस क्यों सही है, ये कन्विंस करो कि ये चॉइस क्यों गलत है. सो यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन दैट व्हाई आर यू एलिमिनेटिंग A, B और D, राइट? और स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं कि वो A और B एलिमिनेट कर देते हैं,
फिर सी और डी में रह जाते हैं। कई बार होता है कि सी और डी में अगर आपके पास सिर्फ 2 आंसर चॉइसेस रह गई तो अब आपका फोकस ज़्यादा है, आप कंपेयर कर सकते हो आंसर चॉइसेस को। सो व्हेन यू आर इवन लेफ्ट विथ 2 आंसर चॉइसेस, इट इज़ अ गुड थिंग बिकॉज यू हैव नाउ लेसर एनिमीज टू फाइट। अब आप सोचिए, अगर एक पर्सन एक वॉर में लड़ाई कर रहा है, एक उसको 4 लोगों से लड़ाई करनी है, एक उसको सिर्फ 2 से करनी है, तो वो 2 से ज़्यादा अच्छी तरीके से लड़ाई कर पाएगा। सो एज मच एज पॉसिबल ट्राई टू रिड्यूस योर आंसर चॉइसेस, ट्राई टू सिंप्लीफाई द गेम। तो अब अगर आप सी और डी में भी कंफ्यूज्ड हैं तो इंट्यूटिवली मत मार्क करिए आंसर चॉइस, क्योंकि तब तक क्या होता है, पेशेंस रन आउट हो जाता है, और क्योंकि ऑफ कोर्स यू हैव दिस प्रेशर टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्टूडेंट ज़्यादा फिगर आउट ही नहीं कर पाते, कंपेयर ही नहीं कर पाते आंसर चॉइसेस में, और वहाँ रश में इनकरेक्ट आंसर चॉइस मार्क हो जाती है। सो माई सजेशन वुड बी दैट एलिमिनेट द आंसर चॉइसेस इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग द राइट वन। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन on incorrect choices. Like if I have to explain one, maybe I can explain one which is extreme answer choices. So extreme answer choices का मतलब ये है कि अगर कोई एक आंसर चॉइस ऐसी है जो ऑथर के क्लेम से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर क्लेम प्रेजेंट कर रही है, तो वो कभी करेक्ट आंसर चॉइस नहीं हो सकती। तो हम यूजुअली स्टूडेंट्स को कहते हैं, जब भी आप इनकाउंटर करें वर्ड्स लाइक ऑल, ऑलवेज, नन, ओनली, मस्ट, never, always be suspicious about such answer choices, right? इनको देख के suspicious रहिए। मैं ये नहीं कह रही कि outrightly reject कर देंगे, but I am saying that stop for a while and see that I have encountered these extreme words. There's a good possibility that this choice can be a trap answer, right? So there are more grounds to eliminate incorrect choices, which we of course will be exploring further. So please take care of these pointers and start applying these steps, and I'm sure you're going to see the improvement in your VARC scores, right? Please take good care of yourself and always ensure that you're consistent and your efforts are in the right direction. Take care. God bless you.